हेलो बड़ी सफल बैच 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, हम लोग इस समय बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 की यूनिट नंबर 3 सेल चैप्टर के बारे में। और यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, इसमें टोटल 11 टॉपिक मैंने आपको बताए थे। और इन 11 टॉपिक में से पिछले लेक्चर तक हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा टॉपिक सेल वॉल, और तीसरा तो काफी डिटेल में था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हमने 4 अलग-अलग ऑर्गेनेल पढ़े, ईआर, जीबी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक को 8.5.4, यानी चौथा टॉपिक हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लूरल फॉर्म है। अगर हम सिंगुलर फॉर्म की बात करते हैं तो सिंगुलर फॉर्म में इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। अगर एक है तो क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे स्टेनिंग के बारे में। स्टेनिंग मतलब रंगना। कैसे इसको? जैसे हमने बैक्टीरिया को स्टेन किया था, उसके लिए हमने ग्राम स्टेन का यूज किया था। उसी तरह से अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को कलर करना चाहते हैं तो इसके लिए जो कलर यूज करते हैं उसका नाम है चैनस ग्रीन बी। चैनस ग्रीन बी। ये आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया गया, इसलिए आपको याद करना है। तो जब तक आप माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन नहीं करेंगे, वो आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देगा। दूसरे टॉपिक पे चलते तो हो गया स्टेनिंग खत्म। दूसरे टॉपिक पे चलते, दूसरा टॉपिक है नंबर। नंबर। अब जो नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का है अलग अलग सेल में, दिस इज वेरिएबल। नंबर इज वेरिएबल, मतलब एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ये वेरिएबल है। इस सेल में हो सकता है एक माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ में एक से ज्यादा हो। तो नंबर किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? नंबर वेरिएबल, और ये नंबर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल इज डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। एक्टिविटी ऑफ सेल। पहले तो अपनी एक्टिविटी हम देख लेते हैं। हमारी जो भी एक्टिविटी है, हम सांस ले रहे हैं, है ना, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सभी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हमारी एक्टिविटी के लिए जैसे एनर्जी चाहिए, वैसे हमारी सेल को भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे हमारी सेल है और वो प्रोटीन बना रही है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। हमारी सेल ग्लाइकोप्रोटीन बना रही है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी आती कहाँ से? एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी बनाने का काम करती है एटीपी के फॉर्म में। तो अब सोचो जरा, अगर किसी सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। लेकिन कोई सेल कम एक्टिव है तो उसको एनर्जी कम चाहिए, और उस केस में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल में कम हो जाएगा। तो किसी भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि वो सेल कितना ज्यादा काम कर रही है। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा स्टेनिंग, दूसरा हमने पढ़ लिया नंबर। नंबर के बाद अब बात करते हैं शेप के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरली बेटा होती है सॉसेज शेप्ड। कैसा? सॉसेज। सॉसेज का मतलब होता है कस्तरी की तरह, आप समझ लो प्लेट की लाइक। ये प्लेट की तरह होता है। या फिर आप कह सकते हैं सिलेंड्रिकल सॉसेज, या सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर की तरह, गैस सिलेंडर देख लो चाहे पेन देख लो। तो इसका शेप कैसा हो गया? सॉसेज या सिलेंड्रिकल। क्या क्या हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया में? स्टेनिंग पढ़ ली हमने। स्टेनिंग के बाद मैंने आपको क्या बताया? स्टेनिंग के बाद हमने पढ़ा यहां पर नंबर। नंबर के बाद हमने क्या पढ़ा? शेप। शेप के बाद साइज। शेप के बाद यहां अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज साइज। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी का साइज 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के साइज की बात करते हैं तो इसका जो
माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होगा बेटा, अगर ये मान लो कि सॉसेज यानी प्लेट की तरह का है, तो सॉसेज शेप का है तो उसमें हम डायमीटर लेंगे, डायमीटर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर हो सकता है बेटा 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर, 0.5 से, सॉरी 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। और अगर आपसे पूछा गया कि एवरेज डायामीटर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो एवरेज होता है 0.5 माइक्रोमीटर। ये एवरेज निकालने मत लगना बेटा, वरना 0.6 आ जाएगा। याद कर लेना, एवरेज निकालना नहीं है, क्या करना है, याद करना है। अच्छा, अगर सिलेंड्रिकल है तो फिर लेंथ नाप लेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ होती है, ये 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर होती है। समझे? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्ट्रेनिंग की बात कर ली, स्ट्रेनिंग के बाद हमने बात की यहाँ पर नंबर के बारे में, नंबर के बाद हमने शेप पढ़ लिया, शेप के बाद हमने साइज पढ़ लिया। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। पहली चीज, माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो इसके पास दो मेम्ब्रेन है ऐसे बेटा, है ना, इसके पास ऐसी दो मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, these थ्री आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो दो मेम्ब्रेन हो गए इसके पास में। ये वाली जो मेम्ब्रेन है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। इसको क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन। और दो मेम्ब्रेन है यहाँ पर बेटा, और ये भी आप समझ रहे हो कि भैया ये जो इसके सराउंडिंग में क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। अब दो मेम्ब्रेन होने की वजह से दो कंपार्टमेंट बन गए, दो मेम्ब्रेन की वजह से दो कंपार्टमेंट यहां बन गए। एक ये कंपार्टमेंट जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच आपको नजर आ रहा है, ये वाला इसमें दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड इनर कंपार्टमेंट। तो दो मेम्ब्रेन की वजह से दो कंपार्टमेंट बन गए। अब जो आउटर कंपार्टमेंट है, इसका एक नाम और है जिसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं इसे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये हम लोग जब रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ेंगे ना, क्लास 11 का चैप्टर 12, तब वहां पे काम आएगा, इसलिए सारे टर्म अच्छे से और डायग्राम अच्छे से याद करिएगा इसका। अब इन दोनों कंपार्टमेंट के अंदर कुछ मटेरियल भरा हुआ है, दोनों कंपार्टमेंट के अंदर कुछ मटेरियल भरा है, मतलब दोनों ही कंपार्टमेंट एक्वस कंपार्टमेंट है। एक्वस का मतलब कि पानी के जैसा कुछ लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है। इस इनर कंपार्टमेंट में जो मटेरियल भरा उसे कहते हैं मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर कंपार्टमेंट में क्या भरा है, मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स में आगे चल के हम लोग बात करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी जो आउटर मेम्ब्रेन बेटा मैंने बनाई है, आउटर मेम्ब्रेन जैसी बनाई वैसी यानी कंटिन्यूअस होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होती है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जैसी मैंने बनाई है ऐसी नहीं होती है। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा, इसमें जगह जगह पर, इस इनर मेम्ब्रेन में जगह जगह पर अगर हम बात करें तो इसमें इनर मेम्ब्रेन में जगह जगह पर फोल्डिंग पाई जाती है। यहाँ पर जगह जगह पर ये फोल्डिंग पाई जा रही है। अभी जो फोल्डिंग आपको दिखाई दे रही बेटा, इन फोल्डिंग को हम लोग कहते हैं क्रिस्टा। क्या नाम देते हैं, क्रिस्टा, सिंगुलर फॉर्म में। अगर प्लूरल फॉर्म में बात करें तो प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे क्रिस्टी। क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। अच्छा, एक नियम मैंने बताया था मीसोसोम पढ़ाते समय कि कहीं भी अगर कोई फोल्डिंग हो रही तो एक काम जरूर होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। यानी क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्रिस्टी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। और ये क्रिस्टी कोई नई चीज नहीं बेटा, जो क्रिस्टी है ये इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है।
और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें हम लोग आगे चल के रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ेंगे कि जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर बेटा इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ईटीएस। ईटीएस इनर मेम्ब्रेन आप कह सकते हो या कहते हो क्रिस्टी पे चलता है। और मैट्रिक्स में अभी मैंने बताया था, मैट्रिक्स के अंदर क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल चलती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और ईटीएस कहाँ चलता है? इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। क्लियर इतनी बात? अब जरा समझिएगा। अब यहां पर आउटर और इनर दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने अलग अलग एंजाइम हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के पास अपने अलग अलग एंजाइम हैं, और दोनों अपने अलग अलग काम करते हैं। दोनों के पास अपने अलग अलग एंजाइम हैं, और दोनों अपने अलग अलग काम करते हैं। जैसे इनर मेम्ब्रेन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आउटर मेम्ब्रेन का काम हमारे सिलेबस में नहीं है। बस आउटर मेम्ब्रेन क्या करेगा? आउटर मेम्ब्रेन जो है ये परमेबल होगी, इसके द्वारा मॉलिक्यूल सेल के अंदर, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ सकते हैं या यहां से बाहर जा सकते हैं। तो दोनों मेम्ब्रेन के अपने अलग अलग एंजाइम हैं, और दोनों मेम्ब्रेन के जो एंजाइम है वो अपने अलग अलग कुछ काम करेंगे। जैसे इनर मेम्ब्रेन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब देखो जरा, ये जो मैट्रिक्स है बेटा, इस मैट्रिक्स के अंदर ध्यान से देखो, ये समझ में आ रहा है? इस मैट्रिक्स के अंदर आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? डीएनए। और ये डीएनए कैसा है? दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, और कितना है बेटा? एक है, ध्यान रखिएगा। एक यहां पर डीएनए है केवल। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए केवल कितना है? एक। इसके अलावा यहां पर कुछ मॉलिक्यूल हैं आरएनए के। ये कुछ मॉलिक्यूल मैंने बनाए हैं आरएनए के मॉलिक्यूल। साथ ही साथ बेटा यहां पर पाया जाएगा, ये देखिए, इसको तो पहचान ही लोगे। ये मैं क्या बना रहा हूं? राइबोसोम्स। क्या बना रहा हूं? राइबोसोम्स। तो इस मैट्रिक्स के अंदर बेटा राइबोसोम्स भी हैं, और यहां जो राइबोसोम्स हैं वो 70s वाले हैं, जबकि साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होते हैं वो 80s वाले होते हैं। साइटोप्लाज्म में 80s वाले राइबोसोम होते हैं, जबकि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में 70s टाइप के राइबोसोम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अगर राइबोसोम नाम की प्रोटीन फैक्ट्री है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के अलावा प्रोटीन भी बना सकता है। इनके पास प्रोटीन बनाने की सारी मशीनरी है, जो जो चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए वो सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के पास अवेलेबल हैं। काम की बात कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियन एक है, तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे, इज द, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो, ऑक्सीजन यूज हो। जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। जहां पर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लास 11 चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ये क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन, ऐसे लिख दें अगर, माइटोकॉन्ड्रियन प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रियन प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द इन द फॉर्म ऑफ ATP, hence hence is called hence is called पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसे? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी इज द पैकेजिंग ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो अगर एग्जाम में पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते, तो आप बता सकते हैं
ये सेलुलर एनर्जी का फॉर्मेशन करती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म भी लिख देते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एटीपी है, इस एटीपी को हम लोग कहते हैं, एटीपी इज आल्सो नोन एज, दिस इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हमारा करेंसी, इंडिया का करेंसी है रुपीज, अमेरिका की करेंसी है डॉलर, वैसे ही सेल की एनर्जी करेंसी है एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी जैसे हमें कोई काम करना है, कोई काम करवाना है, कुछ खरीदना है, तो हम पैसा खर्च कर दें, रुपया खर्च कर दें। वैसे सेल को अगर कुछ काम कराना तो एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आखिरी बात, आखिरी बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। जैसे अमीबा फिशन करके दो हिस्सों में बढ़ जाता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी फिशन करता है। मान लो ये एक माइटोकॉन्ड्रियन दिखाए गए, और फिशन जब ये करेगा तो फिशन करने का मतलब है कि ये देखिए, तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, अमीबा डिवाइड बाय फिशन, बैक्टीरिया डिवाइड बाय फिशन एंड क्लोरोप्लास्ट आल्सो डिवाइड बाय फिशन। तो फिशन आप तीनों जगह याद कर लो, बैक्टीरिया में, अमीबा में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये तीनों सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये पूरी डिटेलिंग हो गई यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की। अब चलते हैं एनसीईआरटी टू द पॉइंट। एनसीईआरटी ने इसको जैसे लिखा है एक बार रीडिंग कर लेते हैं यहां पर। तो चलिए देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन करें, जब तक इसको सही तरीके से स्टेन नहीं करेंगे, आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हमने जेनस ग्रीन से स्टेनिंग कर लिया। The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cell. किस पे डिपेंड करता है? Physiological activity of cell. In terms of shape and size also, considerable degree of variability is observed. Typically, mitochondria is sausage-shaped or cylindrical, having a diameter of 0.2 to 1 micrometer, average 0.5, and length is 1 to 4.1 micrometer. पूछा जा चुका एग्जाम में। Each mitochondrion is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen. Lumen मतलब जो जगह है, distinctly into two aqueous compartment, that is the outer compartment and inner compartment. outer का नाम भी मैंने बताया था, देखो यहाँ लिखा भी एनसीईआरटी ने, intermembrane space. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. The outer membrane form a continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane form a number of enfolding called cristae towards the matrix. The cristae increase the surface area. The two membrane have their own specific enzyme. दोनों के अपने अलग अलग enzyme है associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the sites of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouses of the cell. The matrix also have single circular, single मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल है एंड राइबोसोम 70s टाइप के, एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। सही तरीके से अगर आप समझेंगे, सही तरीके से रिवीजन करेंगे तो टॉपिक 5 ही मिनट का है। भले ही पढ़ने में आधे घंटे लग जाए, लेकिन 5 मिनट में इजीली आप रिवाइज कर सकते हो क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पीवाईक्यू से शुरू करते हैं और वाई पीक्यू पे खत्म करते हैं, लेकिन पहले एक बार आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल टेक प्लेस। नीट 97 में सवाल आया था। अब इसका नियम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगी? जहां राइबोसोम होगा। अब आप देख लो, अरे ओनली इन साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म तो लेकिन ओनली गलत बात है। इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। न्यूक्लियोलस में तो होता नहीं, और फिर ये ओनली ऑन राइबोसोम अटैच टू न्यूक्लियन, नहीं ये भी गलत बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। एटीपी इज फॉर्म्ड इन, एटीपी कहां बनती है? तो एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्टोर हाउसेस, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर हाउस है किसका?
एटीपी का एटीपी बनाते हैं और स्टोर भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, देखो क्लू दिया हुआ है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। द पावर हाउसेस ऑफ द सेल, पावर हाउस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। मीसोसोम ऑफ प्रोकैरियोट आर फंक्शनली सिमिलर टू, ये बात हमने प्रोकैरियोट में की थी कि मीसोसोम का काम भी रेस्पिरेशन और माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी रेस्पिरेशन है, तो दोनों फंक्शनली सिमिलर। इसके लिए एक टर्म बताया था एनालॉगस। क्रिस्टी अकरिन, क्रिस्टी कहां पाए जाते हैं? क्रिस्टी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन प्लांट सेल, पीएमटी 2010 में आया था ये सवाल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज कितना होगा? तो साइज यहाँ पर जो दिया गया सबसे क्लोज है 1 to 4 माइक्रोमीटर लॉन्ग। लेंथ बताई थी एक से, जो एक्चुअल था वो 1 से 4.2 माइक्रोमीटर वेरी करता है। तो इसमें 1 से 4 ले लिया, सही, एकदम सही है। हम कह सकते हैं भैया 2 माइक्रोमीटर, तब भी सही होगा, क्योंकि 1 से 4.1 के बीच में कोई भी डेटा होगा। हाँ, कहते हैं 5 माइक्रोमीटर है माइटोकॉन्ड्रियल लेंथ, गलत। कहते 3 माइक्रोमीटर एकदम सही है। इसके बीच का कोई भी डेटा आंसर हो सकता है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिवन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल ए इन द डायग्राम। अब यहां पर जो ए आपको दिखाया गया, ये डायग्राम में जो ए दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन आप देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। द करेक्ट मैच द नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल एंड इट्स फंक्शन। तो पहला है एससीआर, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सही बात है। गोल्जी बॉडी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नहीं, ये तो नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, ये ध्यान दीजिएगा, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, एटीपी होना चाहिए। लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं भैया, डाइजेशन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन पहला हो गया, ये आंसर की हो गई। अब आते हैं वाईपीक्यू। द इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड द, तो इनर कंपार्टमेंट में क्या भरा है? मैट्रिक्स भरा हुआ, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। Read the following statement and choose the incorrect option about mitochondria. The two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function, सही है। The cisternae increase the surface, cisternae यहाँ लिखा हुआ है, क्रिस्टी होना चाहिए, तो गलत। The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of cell, सही है। They produce cellular energy in the form of ATP, सही, तो incorrect क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। The inner membrane of mitochondria form a number of infolding called Christie cisternae, एक ही जैसा लगता है, तो ध्यान से इसको करिएगा इस सवाल को। Read the following statement and choose the incorrect option. The inner chloroplast membrane is relatively less permeable, आगे हम लोग देखेंगे इसको, सही बात है। Mitochondria unless specifically stand are not easily visible under the microscope, सही है। Christie are formed towards the matrix, सही बात है, अंदर की तरफ बनती हैं। The inner membrane of mitochondria form a continuous limiting boundary, ना outer membrane continuous, inner वाले में तो फोल्डिंग आ गई है, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाए। द मैट्रिक्स पजेस, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? सिंगल, एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ फ्यू आरएनए राइबोसोम 88, ना 88 राइबोसोम नहीं होता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल राइबोसोम 70s एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये सही लग रहा है। यहाँ लिखा है 80s राइबोसोम, ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखा सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये भी गलत हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इट्स ओन डीएनए, करे किसके पास अपना खुद का डीएनए? तो खुद का डीएनए दो लोगों के पास होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, आज हमने पढ़ा, और क्लोरोप्लास्ट अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, तो 3 आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है? फिशन। एग्जाम में ये दिखाई नहीं देता फ्यूजन, ये गलत लिखा हुआ है, फिशन आंसर होगा करेक्ट, यहाँ पर फ्यूजन मत कर देना, तो ये यहाँ पर आंसर किया होगा। तो ये पूरा टॉपिक आज हमने यहाँ पर पढ़ा। यूकैरियोटिक सेल में 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितना बताया जा रहा है इतना ही पढ़ना है, इससे ना कम और ना ज्यादा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ में जरूर करते रहें। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनको पहले खुद आप करिए, और प्रॉपर टाइम पे रिवीजन करिए। रिवीजन अगर करेंगे तो जो मैं आधे घंटे 1 घंटे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसके आगे कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसमें कुछ कम कर लें, कुछ ज्यादा कर लें, कुछ और लिखने नहीं। कई जगहों पर जरूरत से ज्यादा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने स्टेन का नाम जेएनएस ग्रीन बता दिया, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन, लेकिन एग्जाम्पलर में मेंशन है, इसलिए आपको बताया गया।
तो पूरा विश्वास करके आप पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आएँगे जो कि है प्लास्टिड्स। ये 5वां टॉपिक होगा आपके यूकैरियोटिक सेल का। तो अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।